11th क्लास आप लोग तैयार हैं पढ़ने के लिए। आज हम अपना नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं अपने चैप्टर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंदर, जिसका नाम है इम्पल्स। तो देखिए इम्पल्स क्या होता है। इम्पल्स बेसिकली एक इफेक्ट है किसी फोर्स का। जब कोई एक बहुत बड़ा फोर्स किसी बॉडी पर बहुत शॉर्ट टाइम के लिए लगता है और उसके मोमेंटम में बहुत बड़ा चेंज प्रोड्यूस कर सकता है, तब उस फोर्स को हम लोग इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं और फोर्स के इस इफेक्ट को इम्पल्स कहते हैं। कैसे? मान लीजिए कील है, ये छोटी सी कील है मेरे पास। ये कील रेस्ट में है, इसका कुछ मास होगा, कुछ वेलोसिटी होगी, तो ये बिल्कुल रेस्ट में है ऐसे। और ये सामने एक वॉल है। अब एक हैमर लेके आए हम, ये हैमर है। जब हैमर इस पे बहुत तेजी से आप स्ट्राइक कराओगे, हैमर को बहुत तेजी से इसके पास मारोगे, तो अभी इसका जो मोमेंटम है वो लगभग जीरो है, अप्रोक्सीमेटली जीरो है। लेकिन जैसे ही कील पे हथौड़ा लगेगा बहुत छोटे से टाइम के लिए और बहुत ज़्यादा रफ्तार से, तो इसके अंदर एक बड़ा मोमेंटम आ जाएगा। अब वो जीरो नहीं होगा, वो जीरो से बहुत बड़ा होगा। तो क्या हुआ, इस फोर्स ने बॉडी के अंदर एक मोमेंटम में चेंज ला दिया। इस फोर्स को हम लोग इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं और इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इम्पल्स कहते हैं। समझ में आई मेरी बात? क्या कहा मैंने? जब एक लार्ज फोर्स, एक बहुत बड़ा फोर्स किसी बॉडी पर लगे और इसके मोमेंटम में एक बड़ा चेंज प्रोड्यूस कर दे, तब उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं। और फोर्स के इस इफेक्ट को क्या कहा जाता है? इम्पल्स। क्लियर है मेरी बात आपको? तो ठीक है, अब मैं इसको लिख देता हूं जो मैंने आपको बताया। तो बेटा मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी है इम्पल्स की। अ लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर शॉर्ट टाइम टू प्रोड्यूस अ फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम बॉडी इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्सिव फोर्स इसे ही बोलते हैं जब कोई बड़ा फोर्स किसी बॉडी के मोमेंटम में एक चेंज ला देता है और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगता है। ये इसमें काम की बात है कि फोर्स बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगता है, तब इस फोर्स को हम लोग इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं। और इस इफेक्ट को, जिससे कि बॉडी के मोमेंटम में चेंज हुआ, इसको कहा जाता है इम्पल्स। क्लियर है मेरी बात? और इम्पल्स को मैथमेटिकली लिखा जाता है, इम्पल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, और फोर्स भी वो बड़े वाला, एंड टाइम ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन कौन सी? इन विच फोर्स एक्ट ऑन बॉडी, इन विच फोर्स एक्ट ऑन बॉडी, जिस ड्यूरेशन में वो बॉडी पे लगा, इसकी मल्टीप्लाई को हम लोग इम्पल्स को बोलते हैं मैथमेटिकली। क्लियर है मेरी बात? या ये भी कह सकते हैं, और इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी। जैसे कील का मोमेंटम चेंज हुआ था, जीरो से कुछ हो गया था, इसी तरह वो जो चेंज आया वो हमारा इम्पल्स है। क्लियर है मेरी बात? इम्पल्स को डिनोट किया जाता है, कुछ राइटर इसे जे से डिनोट करते हैं, कुछ आई से करते हैं। आप इसको नोट करिए, तो मैं इसको लिख देता हूं, वीडियो पॉज करके नोट करना आपको ये। तो इम्पल्स को मैं क्या बोल रहा कि कुछ राइटर इसे जे से डिनोट करते हैं, कुछ आई से। अगर मैं आई से डिनोट करूं तो आई इज इक्वल टू फोर्स इंटू ड्यूरेशन, टाइम की ड्यूरेशन, इस मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। और करके इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, P2 माइनस P1, या बोले mv माइनस mu। अगर इनिशियल वेलोसिटी u थी और फाइनल v थी, तो mv माइनस mu के भी इक्वल होगा। इसको हम लोग इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम भी बोलते हैं। वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन क्या होगी? तो इसकी डायरेक्शन हमेशा चेंज इन मोमेंटम जिस डायरेक्शन में होगा उसके ही इक्वल होगी। यूनिट, तो यूनिट तो आप ऊपर से अगर लिखे, फोर्स की क्या होती है? न्यूटन, टाइम की सेकंड, तो न्यूटन इंटू सेकंड, यहां से लिख सकते हैं। मोमेंटम की यूनिट, मोमेंटम की यूनिट क्या होती है? मास इंटू वेलोसिटी से, तो केजी, और वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, तो इसकी ये दो यूनिट होती है। इसे क्या बताया मैंने? इसको मैंने कहा कि ये हमारी इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम है, जो 11th क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है मेरी बात?
नोट करिए इसको बेटा। यहाँ तक हो गया। इसमें अब देखिए मोमेंटम में जो चेंज होगा उस पर अपना इम्पल्स डिपेंड कर रहा, तो इसका मतलब मोमेंटम अगर इंक्रीज हो रहा तो इम्पल्स भी इंक्रीज हो रहा, मोमेंटम डिक्रीज हो रहा तो ये भी डिक्रीज हो रहा। तो काम की बात क्या है कि आई में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, डिपेंड ऑन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑफ मोमेंटम। मैंने पूरी बात लिख दी, मैंने ये नहीं लिखा कि मोमेंटम बढ़ा या घटा या चेंज हुआ, मैंने बता दिया कि अगर इंक्रीज तो इम्पल्स इंक्रीज, मोमेंटम डिक्रीज तो इम्पल्स डिक्रीज। क्लियर है मेरी बात? ये इसको उल्टा भी आप मान सकते हैं। एग्जाम्पल क्या होते हैं, जैसे एग्जाम्पल पहले तो अपने ये ले लो जो भी बताया मैंने, ब्लो ऑफ हैमर, जो हथौड़ा है ऑन नेल, ब्लो ऑफ हैमर ऑन नेल, या फोर्स ऑफ बैट while hitting a ball। जब बॉल को बैट से हिट किया जाता है तब जो फोर्स लगता है वो भी अपना इम्पल्सिव फोर्स ही होता है, या जब हथौड़ा किसी कील पे लगाया जाता है तब भी उसके अंदर कोई इम्पल्सिव फोर्स ही होता है, अदरवाइज कील उसके अंदर गड़ने नहीं वाली। अब बैट से आप क्रिकेट सब खेलते हैं भाई, बैट से प्लेड किया, जब प्लेड किया तो क्या हुआ, आपने कोई इम्पल्सिव फोर्स लगाया नहीं, आपने उसको मोमेंटम में कोई खास चेंज नहीं किया। लेकिन अगर आपने उसको कुछ हिट किया तो आप उसका अच्छा खासा मोमेंटम चेंज कर सकते हैं, तो ये हमारा इम्पल्स हुआ। क्लियर है? एग्जाम्पल क्लियर है आपको? वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर फॉर्म में भी अगर लिखेंगे तो भी फॉर्मूले क्या बनेंगे इम्पल्स के, I = F × डेल्टा टी। अगर फोर्स बहुत छोटा हो तो इसे आप एफ डी टी इंटीग्रेशन के साथ भी लिख सकते हैं, या P2 - P1, और अगर बहुत छोटा है तो ये तो इसे dp के इक्वल भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन के साथ P1 से P2 जो भी हुआ। नीचे वाला क्या है अपना इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, जो भी हम लोग प्रूफ करेंगे। चलिए इसको नोट करिए, वीडियो पॉज करके नोट करिए बेटा। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम बोर्ड पे लिख दी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, मान के चलिए इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। क्या होती है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम? जो बार बार मैं बोल रहा हूँ कि जो इम्पल्स होता है वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। मान लीजिए कोई बॉडी है, इसकी कुछ वेलोसिटी है, कुछ इनिशियल मोमेंटम है, मान लीजिए P1, लार्ज फोर्स इसके ऊपर लगा, आफ्टर अप्लाइंग लार्ज फोर्स, और लार्ज फोर्स को आप क्या बोलते हो? आप कहोगे सर इम्पल्सिव फोर्स। बिल्कुल है तो फोर्स ही, पर इम्पल्सिव फोर्स में और नॉर्मल फोर्स में डिफरेंस है। ये चोक इस पे रखी हाथ पे, ये इम्पल्सिव फोर्स नहीं है, लेकिन आगे ऐसे लगे पूरी तेज तो ये इम्पल्सिव फोर्स होगा तब। तो इसका मोमेंटम मान लीजिए उस टाइम पे P2 हो गया। ये सिचुएशन T = T की है और ये T = 0 की है, मतलब जब बड़ा फोर्स लगा मोमेंटम P1 से कितना हो गया P2। तो देखिए आप सब जानते हैं F = क्या होता है अपना dp/dt, वेक्टर फॉर्म बाद में लिख लेंगे, अभी मैं मैग्नीट्यूड के हिसाब से लिख रहा हूँ। F = dp/dt, तो क्या F dt = dp हो जाएगा? F dt इधर चला गया, देन बाय इंटीग्रेशन बाय फ्रॉम गिवन लिमिट, इसका इंटीग्रेशन किया गया जो ये लिमिट आपको दे रखी है, F dt = dp, इंटीग्रेशन ऐसे हो गया। अब लिमिट कैसे लगाओगे? देखिए जब समय 0 था, देखिए यहाँ d के साथ t लिखा हुआ है, d के साथ p लिखा हुआ है, जो d के साथ लिखे होते हैं उनके अकॉर्डिंग ही हमारी लिमिट चलती है। तो यहाँ d के साथ t है, तो जब टाइम 0 था तो क्या मोमेंटम P1 था, और जब टाइम t हो गया तो क्या हो गया बेटा मोमेंटम, तो P2 हो गया। इस टाइम पे ये, इस टाइम पे ये। और एक चीज आप लोग इसकी डेफिनेशन से पढ़ पाए कि F dt फोर्स इनटू टाइम की मल्टीप्लाई इम्पल्स होती है I। तो हम क्या कहेंगे देन
कि I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी पी, और ये P1 ये P2, इसको आप ओपन करोगे तो क्या बनेगा ये, तो ये P बनेगा, लिमिट P1 से P2, इसको अपर लिमिट इसको लोअर लिमिट, तो I इक्वल टू क्या आएगा P2 माइनस P1 या डेल्टा P। क्लियर है मेरी बात? वेक्टर चाहे वेक्टर लगा ले, वेक्टर लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप इसी में वेक्टर लगाना चाहें तो वेक्टर कैसे लगेंगे, I वेक्टर है P2 माइनस P1, ऐसे वेक्टर लगा सकते हैं आप उसमें, और वहाँ पे भी वो पहले मैं लगा चुका अलग ही, पर ऐसे वेक्टर लगा सकते हैं। और करके अगर मास की टर्म में लिखना चाहें तो मास बाहर वेक्टर V माइनस वेक्टर U, V2 माइनस V1, जो भी आप माने उसी के हिसाब से आप इसको सोल्व करें। तो ये हमारी इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम है। तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या बोल रही है आपको, क्या स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है इसका फाइनली आकर के, स्टेटमेंट यही आ रहा, द इम्पल्स ऑफ अ फोर्स इज इक्वल टू द टोटल चेंज इन मोमेंटम प्रोड्यूस बाय द फोर्स। क्लियर है? तो ये मेरी बात हुई इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम के बारे में। अब ग्राफ से हम लोग कैसे इम्पल्सिव फोर्स को कैलकुलेट करते हैं वो लिख लेते हैं, आप इसको नोट करिए, मैं इसको पोज करके रफ कर रहा हूँ। मैंने एक हेडिंग लिख दिया है कि कैलकुलेशन ऑफ इम्पल्स बाय ग्राफ। तो ग्राफ से इम्पल्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो मान लीजिए आपके पास ये कोई ग्राफ है, इस एक्सिस पे टाइम है, इस एक्सिस पे फोर्स है, और आपको इम्पल्स चाहिए और इस टाइप का कोई ग्राफ है। तो जो मैं ग्राफ थ्योरी में आपको पढ़ा चुका हूँ, चैप्टर 2 लेक्चर नंबर 6 ग्राफ थ्योरी, IIT फिजिक्स चैनल के ऊपर है, वो पूरा इसी के नाम से है। 9th 11th 13 जो अभी आप तैयारी करते हैं, हर क्लास में ग्राफ थ्योरी सेम ही रहती है हमारी। तो अगर कोई ऐसा ग्राफ दे तो उसमें मैंने बता रखा अगर y एक्सिस और x एक्सिस की मल्टीप्लाई से आंसर मिल रहा तो आप ग्राफ का एरिया निकाल दीजिए। तो हम सब जानते हैं I इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम ड्यूरेशन, तो बिल्कुल ये फोर्स और टाइम और ग्राफ, तो आपको मल्टीप्लाई से आंसर मिल रहा तो आप ग्राफ का एरिया निकाल दीजिए। एरिया के लिए स्टार्टिंग पॉइंट से x एक्सिस पे मिलाइए और एंडिंग पॉइंट से ग्राफ के x एक्सिस पे मिलाइए, तो ये जो आएगा ये हमारा इम्पल्स होगा। तो I किसके इक्वल आएगा, एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ। क्लियर है बच्चों? हमेशा याद रखो जब भी मल्टीप्लाई से आंसर आए आप ग्राफ का एरिया निकाल दीजिए, उसको एक्स एक्सिस पे नीचे मिला दीजिए। अगर कर्व की इक्वेशन हो, अगर कर्व डेफिनिट शेप का ना हो, ये टाइम ये एफ, कर्व ऐसे दे दिया और इसकी इक्वेशन दे दी कुछ एफ एक्स या एफ टी, टाइम पर डिपेंड वाला फोर्स लेना आपको, तो बस इसका एरिया आप कहोगे कि तो नोट डिफाइन शेप है, कोई दिक्कत नहीं, इसकी इक्वेशन देंगे आपको। इक्वेशन इज गिवन, इक्वेशन गिवन होगी तो इम्पल्स होगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ, जो भी फोर्स है टाइम का, उसको डी टी के साथ आप इंटीग्रेट कर दीजिए। ये मैंने सर्किल से ऐसे बना दिया कि क्लोज एरिया लेना जो भी इसके अंदर आ रहा होगा। क्लियर है मेरी बात? तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल देख लो, मान लीजिए अपना टाइम, ये फोर्स, ये ऐसे ग्राफ, जहाँ ग्राफ एंड कर रहा है 5, ये 10, ये ऐसे 5 10, तो आपको इसके लिए इम्पल्स बोल दिया उन्होंने कि इम्पल्स बताओ कितना। तो आपको तो एक चीज़ पता कि अगर आंसर मल्टीप्लाई से आ रहा तो मुझे क्या करना, सबसे पहले तो मुझे एरिया निकालना। तो यहाँ स्टार्ट नीचे मिलाया, यहाँ एंड नीचे मिलाया, तो ये बन गया। बच्चों कैसी शेप आ रही है, तो ये ट्रेपीजियम आ रहा, तो ट्रेपीजियम का एरिया निकालना, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एफ टी ग्राफ से एक ट्रेपीजियम बना, उसका एरिया, तो क्या ट्रेपीजियम का एरिया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड होता है, तो बिल्कुल। तो देखिए ये साइड और ये साइड पैरेलल है, इसकी हाइट 5 उसकी 10, तो 10 + 5, सेपरेशन कितना है इनका 10, तो इससे कट हो गया, कट होने के बाद ये आ गया 5, तो 15 × 5 क्या है 75 आ गया, तो बिल्कुल। और यूनिट न्यूटन सेकंड या केजी मीटर पर सेकंड, तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? तो नोट करिए जल्दी से, मैं इसको रफ कर देता हूं तब। रियल लाइफ में भी हम लोग ये इम्पल्स के बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कोई क्रिकेट प्लेयर होता है तो जब बॉल को कैच करता है तो अपने हाथ को कैच करके नीचे लेके आता है। इंडियन क्रिकेट में तो ऐसे लेके आते थे पहले, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ऐसे लेके जाते थे कैच करने के लिए, अभी तो सब जगह सेम से चल रहा। तो इससे होता क्या था, देखिए
अगर वो यहीं पे अपना हाथ रोक ले, एकदम से बॉल पकड़ती यूं ही रोक ले या यूं रोक ले, तो नॉर्मली उसको इंजरी हो सकती है, कैच छूट जाता है। उससे होता क्या है, क्योंकि बॉल आ रही बहुत बड़ा फोर्स लेकर के, इंपल्सिव फोर्स है। अगर आप हाथ वहीं पे रोक लिया तो आपने क्या किया, टाइम बहुत छोटा कर दिया। और इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम। तो टाइम बहुत कम कर दिया तो फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगा आपके हाथ पे, तो उससे आपके हाथ का मोमेंटम चेंज होगा, उससे आपको इंजरी हो जाएगी। लेकिन अगर आपने टी इंक्रीज कर दिया, इफ़ टी इंक्रीज, देन उससे होगा क्या, ये फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। और फोर्स कौन सा है, इम्पल्सिव फोर्स। तो इम्पल्सिव फोर्स डिक्रीज हो जाएगा उससे, क्योंकि टाइम यहाँ के मुकाबले यहाँ तक, मान लो यहाँ पर रोकते 1 सेकंड लगा कैच करने में, पर नीचे लेके आने में 6-7 सेकंड हो गया। तो इससे क्या होगा, आपने टाइम इंक्रीज कर दिया, और जब आप टाइम इंक्रीज कर दोगे तो इम्पल्सिव फोर्स घट जाएगा और इंजरी का खतरा भी कम हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? कोई न्यूमेरिकल देख लो अब इस पे एक, क्योंकि इम्पल्स का कॉन्सेप्ट तो इतना ही है अपना। न्यूमेरिकल देख लेते हैं। मान लीजिए कोई वो वॉल है, वॉल, और ये हमारी कोई बॉल है, ये एग्जांपल ले रहा आजकल तो मैं, और इसका मास है 0.15 kg, और ये ऐसे जा रही 12 मीटर पर सेकंड से, और टकरा के फिर से मुझसे ही आ रही 12 मीटर पर सेकंड से। तो आपसे पूछ ले इम्पल्स कितना आया। तो ऐसे केस में जब फोर्स आपको नहीं दे रखी हो, टाइम नहीं दे रखा, तो इम्पल्स के लिए कैसे आप कैलकुलेशन करोगे, तब आप इम्पल्स के लिए याद रखिए, इम्पल्स होगा चेंज इन मोमेंटम P2 - P1। और ये लास्ट वीडियो लेक्चर में भी मैं आपको बता चुका, वेक्टर फॉर्म से भी कर सकते हैं। अगर विदाउट वेक्टर करना तो आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना होगा। P1 की बात करता हूँ मैं, मास इंटू वेलोसिटी, 0.15 वेलोसिटी प्लस 12, क्योंकि ये डायरेक्शन में बार बार बोल रहा है, ये पॉजिटिव लेनी, ये नेगेटिव, ऐसे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, बार बार यही वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन के लिए। P2 क्या होगा, 0.15 मास, तो यहीं पर वेलोसिटी इस बार नेगेटिव आ गई, ये V2 है अपनी, ये V1 है, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगी क्योंकि ऐसे लेफ्ट में जा रही है। तो P2 - P1 जब आप करोगे 0.15 कॉमन, -12 माइनस प्लस 12, तो 0.15 इंटू -24, ऐसे ही करोगे ना तो ये आएगा -3.6 न्यूटन सेकंड या kg मीटर पर सेकंड। नेगेटिव साइन क्या बता रहा, ये बता रहा नेगेटिव मतलब लेफ्ट, कि डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स फ्रॉम वॉल टू, जिसने फेंका था, वॉल टू थ्रोअर, जिसने इसको फेंका था उसकी डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन होगी। क्लियर है बच्चों मेरी बात? तो आज मैं इस लेक्चर में इतना ही रहने देता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में कल यानी हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो अपने आप में एक इम्पोर्टेंट लॉ है, हर जगह उसका यूज होता है, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो अपनी 12th क्लास की, चाहे मैकेनिक्स हो यहाँ की, इम्पल्स हो। और क्यों यूज करते हैं उसको हम, क्योंकि फोर्स की डेफिनेशन तो दी थी न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ने, फोर्स कितना लगेगा, क्या उसकी क्वांटिटी होगी, वो दी थी F = ma, F = dp/dt, न्यूटन सेकंड लॉ ने। बट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी वो बताया था हमें न्यूटन्स थर्ड लॉ ने। क्लियर है बेटा? चलिए बाय।